नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार साहू आप सभी का स्वागत करता हूं उड़ान ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम चर्चा करेंगे सीजीपीएससी के द्वारा मुख्य परीक्षा में प्रश्न पत्र क्रमांक 6 सामान्य अध्ययन 4 के भाग 3 में छत्तीसगढ़ के सामाजिक परिदृश्य से पूछे गए सवालों पर। हम यहाँ पर देखेंगे कि वर्ष 2012 से लेकर 2018 तक विगत 6 वर्षों में मुख्य परीक्षा में जो सिलेबस है उससे किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए और किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो बिना देरी किए हम आगे देखते हैं सिलेबस क्या है। देखिए, ये सिलेबस है उस पेपर का, इसके हिसाब से आप तैयारी करते हैं। इसे हमने आपकी सहूलियत के लिए 9 भागों में तोड़ा हुआ है। देखिए कौन कौन से भाग हैं। पहला है जनजाति विकास, दूसरा है जनजाति संगठन, संस्कृति, विवाह, परिवार, गोत्र और युवा समूह। तीसरा है आभूषण, वाद्ययंत्र और व्यंजन। चौथा है लोकगीत, लोक कथा, लोकनाट्य, नृत्य। पांचवा है जनौला, हाना, मुहावरे, लोकोक्तियां। छठा है साहित्य, कला संस्थाएं, संगीत, सम्मान एवं पुरस्कार एवं प्रमुख संत। सातवां है छत्तीसगढ़ के मेले, पर्व, त्योहार और समारोह। आठवें में देखेंगे पुरातात्विक स्मारक, उत्खनित स्थल, पर्यटन, उद्यान, अभयारण्य, जलप्रपात और गुफाओं से। नौवां है जनजातीय समस्याएं एवं अन्य, और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं इनके बारे में। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के बारे में और देखते हैं पहला सवाल क्या पूछा गया है। तो देखिए, जनजाति विकास को हमने 3 भागों में बांटा हुआ है। 3 भागों में सबसे पहला है आपका एक संवैधानिक प्रावधान, दूसरा है भाषाई आधार और तीसरा है जनजाति विशेष। 3 पार्टों में अगर बांटें तो तीनों भाग से आपको अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है संवैधानिक प्रावधान। यह एक ऐसा टॉपिक है जहां से 2012 से लेकर 2018 तक हर साल सवाल पूछे गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां से ऐसा कोई भी साल नहीं रहा है जब आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से सवाल इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। पहला सवाल देखिए क्या लिखा है, पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का उद्देश्य पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन, जनजाति का संवैधानिक अभिप्राय क्या है, अनुसूचित जनजाति का। तो देखिए 2012 में इससे 2 क्वेश्चन पूछा गया। 2013 में हम क्या देखते हैं, इससे 3 सवाल पूछे जाते हैं। 2014 में 4 सवाल पूछे गए। इसी प्रकार 15, 16, 17, 18 में भी सवाल पूछे गए हैं। देखिए 2017 में 2 सवाल पूछे गए, 2018 में 2 सवाल पूछे गए। तो ये प्रकृति है कि संवैधानिक प्रावधानों से जो सवाल हैं वो हर साल पूछे जा रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं कुछ सवालों को। 2013 में देखिए विशेष पिछड़ी जनजाति के बारे में पूछा गया है और साथ ही इनसे जुड़ी हुई अभिकरणों के बारे में भी आपसे पूछ लिया गया। ठीक है, 2014 में आप देखेंगे कि अनुसूचित जाति से आप क्या समझते हैं, ये पूछा गया है। और दूसरा क्वेश्चन था आदिवासी विकास के संदर्भ में सिलू आओ कमेटी के बारे में आपसे पूछा गया, इनकी सिफारिशों के बारे में आपसे पूछा गया। आगे देखिए 5वीं और 6ठी अनुसूची की व्याख्या करने को कहा गया है। अगला सवाल, अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक हितों के लिए भारतीय संविधान में संरक्षण एवं संवर्धन हेतु दिए गए उपबंधों का परीक्षण कीजिए। यह सवाल आपसे पूछा गया। ठीक है, आगे देखिए वर्ष 2016 में आपसे पूछा गया भारतीय संविधान के आर्टिकल 275 में जनजातियों के विकास के लिए क्या प्रावधान किए गए। 2016 में दूसरा सवाल था अनुसूचित क्षेत्र क्या है। तीसरा सवाल था ट्राइफेड पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। तो इस प्रकार से आप देखते हैं 2016 में कैसे क्वेश्चन पूछे गए। 17 में अगर आए तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के बारे में पूछा गया। फिर 17 में ही जनजाति विकास में शिक्षा संबंधी संवैधानिक प्रावधानों एवं शासकीय योजनाओं का वर्णन करने के लिए कहा गया। फिर देखते हैं हम 2018 में, तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में अंतर आपसे पूछा गया। और एक और क्वेश्चन था जनजाति की परिभाषा दीजिए। इन क्वेश्चन को यदि आप ध्यान से देखें तो एक क्वेश्चन आपको इस प्रकार से मिलेगा जिसमें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, फिर जनजाति, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। मतलब अगला सवाल क्या हो सकता है, अगला सवाल हो सकता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कैटेगरी में किसी समूह को यदि रखना है तो इसके लिए आधार क्या हो सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा आपसे
आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप देख रहे हैं लगातार आपसे आर्टिकल के बारे में पूछा जा रहा है। तो जनजातीय विकास के लिए कुछ आर्टिकल्स हैं या जिन्हें संविधान भारतीय संसद में स्थान दिया गया है, फिर राज्य की विधानसभा में इनके लिए आरक्षण किया गया है। तो इनसे कुछ आर्टिकल्स जुड़े हुए हैं जिससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से प्रिपेयर करें, हर साल यहां से सवाल पूछा गया है। दूसरा देखते हैं, इसी के अंदर जो दूसरा टॉपिक है वो है जनजातीय भाषा परिवार। इसमें ध्यान से देखिए, छत्तीसगढ़ की जनजातीय भाषा और उनके विभिन्न भाषाई परिवारों की संबद्धता के बारे में लिखने के लिए कहा गया है 2016 में। 16 में ही एक और क्वेश्चन, 18 में क्वेश्चन आता है कि छत्तीसगढ़ में जनजातियों के कौन कौन से प्रमुख भाषाई समूह हैं। तो देखिए 2016 से पहले इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन अब 2016 फिर 2018 में इससे क्वेश्चन पूछा गया। आगे इससे क्या पूछा जा सकता है? आगे इससे पर्टिकुलर किसी एक भाषा परिवार का नाम दे देगा और उसमें आपसे पूछा जाएगा कि इसके बारे में बताइए, या इस भाषा परिवार के अंतर्गत कौन कौन सी जनजातियां आती हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं जनजाति विशेष। अब जनजाति विशेष के अंतर्गत लगातार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या क्या सवाल पूछे गए। 2012 में एक सवाल था, छत्तीसगढ़ में निवासरत गोंड जनजाति के 10 उपसमूहों के नाम लिखना है। देखिए 2013 में अगला सवाल, आदिवासियों के सामाजिक आर्थिक विकास में लघु वनोपज उत्पाद के सामर्थ्य की योजना कीजिए। फिर एक क्वेश्चन आता है, अगरिया जनजाति का पारंपरिक व्यवसाय क्या है। 2013 में यहां से आपसे 2 सवाल पूछे गए। फिर आगे आते हैं 2014 में, देखिए जंगल और जनजातियों के बीच परंपरागत प्रतीकात्मक संबंध है, उक्त कथन का परीक्षण कीजिए। ठीक है, 2015 में देखिए छत्तीसगढ़ की किसी एक विशेष पिछड़ी आदिम जनजाति समूह पर निबंध लिखिए। फिर देखिए माड़िया जनजाति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 2017 में एक और सवाल, छत्तीसगढ़ के रामनामी संप्रदाय का परिचय कीजिए। एक और सवाल आता है, बस्तर के गोंड जनजाति के कलात्मक स्मृति स्तंभों का महत्व क्या है। तो इस प्रकार से आप क्या देख रहे हैं, 2017 और 2018 में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, लगातार पूछा जा रहा है। इससे पहले 14, 15 और 13, 12 में भी पूछा गया है। मतलब इस टॉपिक से भी आगे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ये 2 नंबर में पूछा जाएगा, कि 4 नंबर में पूछा जाएगा, कि 8 नंबर में, या 10 या 15 नंबर में। तो देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पर आपसे 2 नंबर में भी सवाल पूछे गए हैं, 4 नंबर में भी पूछा गया है, और 15 नंबर में भी सवाल पूछे जा सकते हैं, पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो आपको, अगर आप मेंस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये उम्मीद किया जाता है कि आपने ऐसा प्रिपरेशन किया है कि यदि आपसे किसी सवाल को 2 नंबर में पूछा जाए तो आप उसमें भी लिख सकते हैं। अगर 4 नंबर में कोई सवाल पूछा जा रहा है तो आप उसको भी लिख सकते हैं। यदि 4 नंबर के सवाल को यदि 8 नंबर में पूछ लिया जाए तो भी आपके लिए दुष्कर नहीं होना चाहिए, आसानी से आप लिख सकते हैं। ऐसे ही यदि कोई 15 नंबर का सवाल है, अगर उसे आपको 8 नंबर में लिखने बोला जाए तो भी आप लिख सकते हैं, आपकी ऐसी प्रिपरेशन होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान ये रखें कि किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और इससे आगे प्रश्न पूछे जाने की संभावना क्या है, और आप उस टॉपिक को 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 10 या 15 नंबर के हिसाब से तोड़ सकते हैं, या लिखने की प्रैक्टिस करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक। ये कुछ संभावित प्रश्न हैं जिनके बारे में आप देख सकते हैं आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। ये हमारे एनालिसिस के द्वारा ये संभावित क्वेश्चन तैयार किए गए। दूसरा टॉपिक है जनजातीय संगठन, संस्कृति, विवाह, परिवार, गोत्र एवं युवा समूह। ठीक है, यहां देखते हैं इस टॉपिक को 4 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से 4 भाग में, देखिए एक है युवा गृह, दूसरा विवाह, फिर कृषि, ठीक है, और फिर आप देख सकते हैं परिवार, गोत्र और देवी देवताओं के पाठ में। तो 4 मुख्य भागों में इसको तोड़ करके हम देखेंगे कि किस किस टॉपिक से ज्यादा सवाल पूछे गए। पहला टॉपिक है आपका, देखिए युवा गृह। युवा गृह से आप देखेंगे 2013, 2015 और 2018 3 बार सवाल पूछे गए। और जहां तक आप अगर समझें इन क्वेश्चन को पढ़ के, देखिए पढ़ते हैं फिर समझ में आएगा। छत्तीसगढ़ की जनजातीय युवा गृहों का विवरण दीजिए। फिर धुमकुरिया किस जनजाति से संबंधित है, एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और 18 पूछा गया घोटुल के प्रकार लिखिए। तो हम देखें तो युवा गृह का टॉपिक लगभग यहाँ पर कवर कर लिया, लेकिन इससे आगे भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि युवा गृह का उद्देश्य क्या होता है। घोटुल और धुमकुरिया दोनों को मिलाकर के एक साथ पूछा जा सकता है।
ठीक है, तो इस प्रकार से आप युवा गृह के टॉपिक को नहीं छोड़ सकते, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल पूछे जाएंगे भी। अगला देखिए, लिखा हुआ है विवाह। अब विवाह एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते रहे। जैसे देखिए, वधु मूल्य क्या है, पति भातृ विवाह क्या है, पत्नी भगिनी विवाह क्या है। अब जनजातियों प्रचलित अधिमान्य विवाह के बारे में पूछा गया है, साथ ही साथ विवाह के प्रकारों का वर्णन करने के लिए 2018 में पूछा है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, विवाह से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां पर आपको कुछ विवाह अलग से पूछे जा सकते हैं, जैसे भगेली विवाह क्या होता है, चूड़ा विवाह क्या होता है, देवर विवाह क्या होता है। इस प्रकार से विवाह के अनेक प्रकार हैं जिनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप विवाह का टॉपिक भी बिल्कुल तैयार रखें। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। परिवार, गोत्र, देवी देवता और संस्कृति से जुड़े हुए कुछ सवाल। 2012 में इससे 4 सवाल पूछे गए हैं। कौन कौन से सवाल है देखिए। लोक संस्कृति का क्या अर्थ है, सरना का संक्षिप्त परिचय दीजिए, एकल और विस्तारित परिवार में अंतर बताइए, और बस्तर अंचल की जनजातियों की गोदना प्रथा संबंधी मान्यताओं का उल्लेख कीजिए। तो 2012 में इससे 4 सवाल आए। 2013 में देखिए एक सवाल आता है, छत्तीसगढ़ की जनजातियों के कलात्मक जीवन का वर्णन कीजिए। 2014 में देखेंगे तो टोटमवाद की व्याख्या करने के लिए आपको कहा गया है। ठीक है, 2015 में गोत्र को पूछ दिया। 2016 में 2 सवाल पूछे जाते हैं, जनजातीय समाज में गोदना का महत्व और ठाकुर देवता का महत्व। 2017 में मितान प्रथा से क्या समझते हैं, और जनजातीय ग्रामीण अंचल के 4 देवी देवताओं के नाम लिखिए। अब इन सवालों को पढ़ करके हमें क्या समझ में आता है, इन सवालों को पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि देवी देवताओं से जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे जाते रहे लगातार। तो देवी देवताओं के बारे में आपको पढ़ना है। दूसरा, आप यहां से देख पाएंगे कि टोटम, गोत्र, इस प्रकार के सवाल आ रहे हैं, अर्थात यहां से और 2 सवाल बन सकते हैं, जैसे मेढ़ा गणतेय पूछा जा सकता है आपसे, एक सवाल बोंगावाद से पूछा जा सकता है आपसे। तो ऐसे और भी सवाल यहां से बनाए जा सकते हैं। तो ये टॉपिक आप प्रिपेयर करें आगे के लिए। आगे देखिए, इसी में कृषि पद्धति के अंतर्गत, तो ये एक टॉपिक ऐसा है, यहां से भी आपसे बार बार सवाल पूछे गए हैं। 2013 में पूछा गया था, पेद्दा कृषि क्या होता है। ठीक है, फिर देखिए 2014 में आपसे 2 सवाल पूछा गया है। कौन कौन सा देखिए, छत्तीसगढ़ के खाद्य संग्राहक शिकार जनजातियों के नाम लिखिए तथा खाद्य संग्रहण परंपरा की विवेचना करिए। दूसरा सवाल पूछा गया, शिकार और खाद्य संकलन के साथ ही आदिम पद्धति से खेती करने वाली जनजातियों के समूह के नाम लिखने के लिए कहा गया। 2015 में इससे पूछा जाता है कि स्थानांतरित कृषि पर टिप्पणी करिए। एक दूसरे से जुड़े हुए टॉपिक। फिर देखिए 2017 में खोटना किस कार्य से संबंधित, ये भी खेती के कार्य से संबंधित है। तो कृषि से जुड़े हुए कुछ सवाल आपसे पूछे जाते रहे, इन पर भी आप कुछ और भी टर्म्स को लेकर के पढ़ सकते हैं। जैसे एक सिर्फ पेद्दा कृषि के बारे में दिया है, व्यवहार भी होता है, इसके बारे में पूछा जा सकता है, दहिया के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रिपेयर रहे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ संभावित प्रश्न, जैसे देखिए मैंने अभी आपको बताया बोंगावाद, युवा गृहों का महत्व, बूढ़ा देव का महत्व, गणतेय, फिर संक्षिप्त लेख लिखने के लिए, और मड़ई क्या होता है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला टॉपिक है आभूषण, वाद्यंत्र और व्यंजन। यहां से बहुत कम सवाल पूछे गए हैं, लेकिन जब भी पूछे गए हैं कुछ इंपॉर्टेंट सवाल रहते हैं। देखिए कैसे सवाल हैं। आभूषण से एक क्वेश्चन पूछा गया था 2013 में, सिर्फ उसके बाद क्वेश्चन नहीं आए हैं। मुरिया जनजाति द्वारा सिर पर पहने जाने वाले आभूषणों की चर्चा करें। एकमात्र सिर का कहा, आगे और भी जगहों से सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कहां कहां पर कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं, ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। देखिए 2000 वाद्यंत्र के अंतर्गत क्या क्या सवाल पूछे गए हैं। वाद्यंत्र के अंतर्गत 2012, फिर 13, 15 और 17 में सवाल पूछे गए। बीच बीच में रुक रुक करके, ब्रेक करके यहां से सवाल पूछे जाते रहे। ठीक है, देखिए कैसे सवाल है। छत्तीसगढ़ी लोक नृत्यों और लोकगीतों की प्रस्तुति में प्रयुक्त किन्हीं 5 वाद्य यंत्रों के नाम का उल्लेख करना है। 2012। 2013 में गढ़वा बाजा में प्रयुक्त होने वाले वाद्य यंत्रों के नाम लिखने बोला गया। 2015 में आपसे कहा गया कि मुरिया जनजाति द्वारा बजाए जाने वाले 10 प्रमुख वाद्य यंत्रों का नाम लिखना है। फिर आगे देखिए 2017 में मांदरी से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो ये आप देखेंगे तो वाद्य यंत्रों के अंतर्गत आपसे इस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, मांदरी के अंतर्गत आप देखेंगे तो यहाँ पर वाद्य यंत्र और गीत दोनों आता है, नृत्य भी शामिल होता है।
तो आप इसको भी व्याख्या कर सकते हैं। 2017 में पूछा गया, इसके बाद यहां से क्वेश्चन नहीं आया। तो आगे फिर से 2018 में, 2019 में सवाल पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। ब्रेक कर करके सवाल पूछे जा रहे हैं। यहां से आप देखें तो आपसे लोक वाद्यों के बारे में सवाल पूछा जा सकता है और उनके एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़िए और देखिए व्यंजनों के बारे में। तो व्यंजन में पहले सवाल नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अब देखिए 2017 में दो सवाल पूछे गए। 2017 में देखिए एक पूछा गया सल्फी के बारे में और दूसरा रखिया के बारे में। तो अब यदि ये शामिल हुआ है, मतलब अब यहां से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको प्रिपेयर होना है। आगे बढ़ते हैं और कुछ संभावित प्रश्न देखते हैं। तो देखिए लोकवाद्य क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया। मड़िया क्या होता है, पेय पदार्थ, इसके बारे में पूछा जा सकता है आपसे। फिर जनजातीय द्वारा धारण किए जाने वाले किन्हीं 10 आभूषणों के बारे में और पर्वों में विशेषतः उपयोग किए जाने वाले व्यंजनों पर चर्चा करें। तो जो पर्व होते हैं उनमें कुछ विशेष व्यंजन तैयार किए जाते हैं, इनके बारे में भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है लोकगीत, लोक कथा, लोकनाट्य और नृत्य के अंतर्गत कौन कौन से सवाल पूछे गए। इसे भी हम 4 पार्ट में बांट करके पढ़ेंगे। 4 पार्ट में कौन कौन से हैं, तो देखिए एक आएगा लोकगीत का, एक लोक कथा का या लोकगान का, लोकनाट्य का और लोक नृत्य का। सबसे पहले देखते हैं लोकगीत से कब कब और कैसे सवाल पूछे गए और क्या संभावना है आगे किस प्रकार के सवाल आने की। देखिए 2012 में आपसे पूछा गया था पांडवानी को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है, तो पांडवानी से जुड़ा हुआ सवाल। फिर देखिए 2013 में लोक गायन शैली पांडवानी पर चर्चा करने के लिए कहा गया। साथ ही प्रमुख लोकगीत कौन कौन से हैं इसके बारे में सवाल पूछा जाता है। 2013 में 2 सवाल पूछा गया। 2014 में आपसे 3 सवाल पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ी लोकगीत ददरिया के बारे में, फिर बांस गीत गायन की परंपरा का विवरण देने के लिए कहा गया। फिर आप देखते हैं किसी एक छत्तीसगढ़ी लोकगीत को लिखने के लिए कहा गया। 2017 में आप देखें तो फिर से सुआ गीत और बांस गीत के बारे में आपसे पूछा गया। तो आगे आने वाले टाइम पे फिर से आप देखेंगे किसी पर्टिकुलर एक गीत के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके दूसरे पार्ट में लोक गाथा के अंतर्गत क्या पूछा गया है। लोक गाथा के अंतर्गत भरथरी गायन के कथानक का परिचय, फिर चंदेनी के अंदर किसकी गाथा गाई जाती है ये पूछा गया। फिर छत्तीसगढ़ी लोक गाथा भरथरी के बारे में आप क्या जानते हैं। देवार संस्कृति धरोहर परंपरागत लोक गाथाएं एवं परंपरागत नृत्यों पर प्रकाश डालने के लिए कहा गया। तो आप क्या देख रहे हैं कि आपसे भरथरी गायन, चंदेनी गायन दोनों पूछा जा चुका है। आगे ढोला मारुक के बारे में पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से लोक गाथाओं को भी प्रिपेयर रखें। ठीक है, चलिए लोक नाट्य के अंदर देखिए रहस के दोनों प्रकार, सतनामी और सवर्ण रहस के बारे में पूछा गया। फिर देखिए लोकनाट्य गम्मत के बारे में पूछा गया। तो 2015 में इससे 3 सवाल पूछे गए, रहस और गम्मत, इन दोनों पर फोकस था। 2017 में फिर से रहस और 18 में गम्मत के क्वेश्चन आए। तो आगे आने वाले समय पे अब हो सकता है इस टॉपिक को छोड़ करके इसी में आगे बढ़ें और माओ पाटा से सवाल पूछा जा सकता है, भद्रनाथ से सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से एनालिसिस कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं और टॉपिक क्या है लोक नृत्य के अंतर्गत। तो सरहुल, सैनिक नृत्य, गेड़ी नृत्य और फाग के बारे में आपसे सवाल पूछा गया। 2013-12 में सिर्फ 1 सवाल था, वहीं 14 में आपसे 3 सवाल पूछे गए, 13 में ब्रेक कर दिया गया। फिर आप देखेंगे 2015 में तो 2 सवाल पूछे जाते हैं, कर्मा नृत्य और पंथी नृत्य के बारे में। ठीक है, 2016 में देखिए 2 सवाल पूछा गया, लोक नृत्य क्या है, बस्तर अंचल के 3 लोक नृत्य रूपों ककसाड़, गौर और गेड़ी पर टिप्पणी कीजिए। फिर डिंडवा नाच क्या होता है। तो इस प्रकार से 2 सवाल पूछा गया, लेकिन देखिए अगर इसी को सेपरेट पूछा जाता तो ये 2-2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता था, लेकिन इसी को बढ़ा करके क्या कर दिया गया, आपसे 8 नंबर में पूछा जा सकता है, 15 नंबर में पूछा जा सकता है इस सवाल को। तो क्वेश्चंस को जितने नंबर में चाहे उतने नंबर में पूछे जा सकते हैं, आपको उसके हिसाब से प्रिपेयर होना होगा। आगे देखिए 2017 में क्वेश्चन पूछा गया ककसार नृत्य के बारे में। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या देख पा रहे हैं कि सवालों को अलग अलग पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है और अलग अलग समय पे पूछा जा रहा है। इसके हिसाब से एक एनालिसिस तैयार करके आप कुछ अन्य टॉपिक पर भी तैयारी कर सकते हैं। कुछ संभावित प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ की संस्कृति में कर्मा नृत्य का महत्व बताइए, नाचा पर विस्तृत चर्चा करिए, सैला नृत्य का वर्णन कीजिए, ढोला मारू की गाथा, माओ पाटा के बारे में बताइए। फिर देखिए
छत्तीसगढ़ के लोकगीतों में यहाँ की प्रकृति तथा जनजातीय जीवन शैली की छाप दिखाई देती है, उदाहरण सहित इस कथन की व्याख्या कीजिए। ये सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक, जनौला, हाना, मुहावरे, लोकोक्तियां। देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आपसे छत्तीसगढ़ी भाषा के अंतर्गत ज्यादातर सवाल पूछ लिए जाते हैं। यहां से गिने चुने सवाल पूछे जाएंगे आपसे और बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखें 2012 से 2018 विगत 6 साल की बात करें तो बहुत कम सवाल पूछे गए हैं। 12 में 2 सवाल आए थे, 13 में 1, फिर 18 में 1 सवाल पूछा गया आपसे। 13 के बाद सीधे 2018 में सवाल आपसे पूछा गया और वो भी रिपीटेड है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था 2012 में, लोकोक्ति क्या है। ठीक है, और लोकोक्तियों के विविध स्वरूपों जनौला, मुहावरे, हाना, इनके बारे में आपको 5-5 उदाहरण देने के लिए कहा गया था। यही हम देखते हैं दूसरी बार फिर से लोकोक्ति, एक लोकोक्ति दिया और उसके बारे में आपको पूछा, उसका अर्थ पूछा गया। फिर देखिए छत्तीसगढ़ी में कोई एक मुहावरा और उसका अर्थ लिखने के लिए कहा गया। और लास्ट टाइम जब पूछा गया 2018 में तो फिर से इसको क्या किया गया, रिपीट किया गया पहला सवाल। तो यहां से बहुत ज्यादा सवाल नहीं मिलेंगे, बहुत अलग अलग वैरायटी के सवाल नहीं मिलेंगे, एक ही 2 सवाल हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। संभावित प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ी में एक लोकोक्ति और एक जनौला का अर्थ सहित उत्तर लिखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अगला सवाल, साहित्य, कला, संस्थाएं, संगीत, सम्मान एवं पुरस्कार और प्रमुख संत। अब इस टॉपिक को हम 4 भाग में बांट करके देखेंगे। पहला क्या है, प्रमुख व्यक्तित्व, दूसरा है पुरस्कार एवं सम्मान, फिर तीसरा आपको मिलेगा प्रमुख व्यक्तित्व और फिर आपको मिलेगा इसके अंतर्गत शिल्पकारों के बारे में। 4 भाग में इसको हम बांट करके देखेंगे। तो इन 4 टॉपिक में पहले देखते हैं प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में, जहां से 2012 में आपसे 2 सवाल पूछा गया। एक पद्म भूषण हबीब तनवीर पर एक संक्षिप्त लेख लिखने के लिए बोला गया। श्रीमती सुरुजबाई खांडे पर एक संक्षिप्त लेख लिखने के लिए कहा गया। 2013 में देखें तो इससे 3 सवाल पूछे गए। गुरु घासीदास जी के सामाजिक अवदान की चर्चा, गोविंद राम निर्मलकर के कला अवदान का उल्लेख करने और छत्तीसगढ़ लोक कला के क्षेत्र में दाऊ रामचंद्र देशमुख के योगदान की विवेचना करने के लिए आपसे कहा गया था। आगे देखते हैं 2014 में एक सवाल पूछा गया, दाऊ रामचंद्र देशमुख के छत्तीसगढ़ लोक कला में अवदान की विवेचना कीजिए। 2015 में एक सवाल पूछा गया, स्वर्गीय देवदास बंजारे क्यों प्रसिद्ध थे। फिर 16 में एक सवाल और 17 में एक सवाल। तो हर साल हम क्या देख रहे हैं, एक एक सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, तो एक एक सवाल आपसे लगातार पूछे गए। 2018 को ब्रेक किया गया। ठीक है, अब देखिए अगला टॉपिक क्या है आपसे, पुरस्कार एवं सम्मान के अंतर्गत क्या सवाल पूछे जाते हैं। तो पुरस्कार एवं सम्मान से आपसे देखिए 3 सवाल पूछे जा रहे हैं। पहला सवाल 2012 में पूछा गया था, दाऊ मंदराजी सम्मान स्थापित किया गया, उन 5 व्यक्तियों के नाम लिखिए जिन्हें यह सम्मान दिया गया। यह करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। यहां से ये करंट का क्वेश्चन होता है, लेकिन यहां से आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जो सम्मान दिया जाने वाला है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इस प्रकार से जो सम्मान दिए जाते हैं, पुरस्कार और सम्मान जो दिए जाते हैं, इनकी एक सूची बना करके तैयारी कर सकते हैं। फिर देखिए 2013 में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किन क्षेत्रों में सुंदरलाल शर्मा और राजा चक्रधर सिंह सम्मान दिया जाता है, ये सवाल पूछा गया। अब 2017 में फिर देखते हैं तो पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान, यह किसे दिया जाता है और कब। 2017 में फिर एक सवाल पूछा गया, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्थापित पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है और 2017 में यह सम्मान किसे दिया गया। तो इस प्रकार के आपसे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें एक सम्मान उसका उल्लेख करना होगा, साथ ही साथ वर्तमान में यह सम्मान किसे प्रदान किया गया, ये क्वेश्चन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और शिल्प कला के क्षेत्र में देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो देखिए शिल्प कला के क्षेत्र में 2015, 2016, 2017, 2018 लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, देखिए 2015 में कौन सा सवाल पूछे गए, बस्तर का घड़वा शिल्प क्या है। 2016 में इससे 2 क्वेश्चन, हस्तशिल्प विकास बोर्ड और झारा धातु कला से आप क्या समझते हैं। घड़वा कला, झारा कला, अब हो सकता है आपसे ढोकरा कला पूछ दे अगले एग्जाम में। ठीक है, या इन सभी कलाओं को मिलाकर के एक बार में पूछ दे छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी शिल्प कलाएं प्रचलित हैं, इनके बारे में पूछा जा सकता है। अब देखिए 2017 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, छत्तीसगढ़ में बांस हस्तशिल्प करने वाली 4 जनजातियों के नाम लिखिए। ठीक है, बांस हस्तशिल्प का पूछ दिया।
अब 18 में छत्तीसगढ़ की कौन कौन सी जनजाति टोकरी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, ये पूछा गया। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि शिल्प कला का जो टॉपिक है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे तो घड़वा कला पूछ लिया आपसे, बांस शिल्प कला पूछ लिया, झारा के धातु कला के बारे में पूछ लिया और टोकरी निर्माण भी पूछ लिया। तो आगे आपसे पूछ सकता है बांस शिल्प क्या है, इससे कौन कौन सी जनजातियां जुड़ी हुई हैं, इस प्रकार के सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए साहित्य के अंतर्गत अभी तक 2 क्वेश्चन पूछे गए, एक 2016 में, दूसरा भी 2016 में। देखिए 2016 पूछा गया था, वेरेर एल्विन द्वारा मध्य भारत की जनजातियों पर लिखी गई प्रमुख पुस्तकों के नाम लिखिए, कम से कम 3 पुस्तकों के नाम बताने हैं। फिर साहित्य के क्षेत्र में पंडित मुकुटधर पांडे के योगदान की चर्चा कीजिए। ये 2 सवाल पूछे गए। 2016 से पहले यहां से सवाल नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अब यहां से सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में आप प्रिपेयर रहें। और पिछले बार 2017-2018 में सवाल नहीं आए हैं, तो आगे इस सवाल के आने की संभावना बढ़ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ संभावित प्रश्न। तो क्या क्या संभावित प्रश्न है? छत्तीसगढ़ में लोक शिल्प कला का वर्णन करें। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्थापित सम्मानों के बारे में बताइए, कौन कौन से सम्मान स्थापित किए गए हैं, इनके बारे में पूछा जा सकता है। बांस शिल्प से जुड़ी जनजातियों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। फिर लास्ट है छत्तीसगढ़ की प्रमुख विभूति लक्ष्मण मस्तूरिया, नरेंद्र देव वर्मा और दाऊ वासुदेव चंद्राकर जी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। हमारा अगला टॉपिक है छत्तीसगढ़ के मेले, पर्व और समारोह। इसे हम 3 पार्ट में तोड़ेंगे, इसके 3 उपविभाग में हम इसको बांट करके देखेंगे। पहला है पर्व, दूसरा आप देखेंगे समारोह और तीसरा आप देखेंगे मेले। ठीक है, देखिए पर्व के अंतर्गत हमेशा आपसे सवाल पूछा गया, यहां 2012 से लेकर के 2016, इसके बाद आप देखेंगे 2017, 2018 लगातार सवाल पूछे गए। कोई भी ऐसा वर्ष नहीं रहा है जब यहां से सवाल आपसे नहीं पूछे गए। ठीक है, देखिए पर्व के अंतर्गत 2012 में एक सवाल पूछा गया, तीज त्योहारों का वर्णन कीजिए। जितने भी प्रमुख तीज त्योहार हैं, मतलब सारे के सारे पर्वों के बारे में पूछ लिया गया एक बार में। फिर हम देखते हैं 2013 में छेरछेरा पर्व का वर्णन करिए, एक सवाल पूछा जाता है, एक ही पर्व के बारे में पूछा जाता है 2 नंबर में। फिर हम देखते हैं 2014 के अंतर्गत आपसे 3 सवाल पूछा गया कि छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले खमर छठ के बारे में आप क्या जानते हैं, छत्तीसगढ़ में तीजा पर्व कैसे मनाया जाता है और हरेली त्योहार के बारे में आप क्या जानते हैं। 3 सवाल 2014 में। 15 में देखिए फिर आपसे 4 सवाल पूछे जाते हैं। पहला है बस्तर का दशहरा पर टिप्पणी लिखिए, हरतालिका का क्या महत्व है। फिर पहाड़ी कोरवाओं में कृषि से संबंधित त्योहारों पर चर्चा करिए। लिंगो जात्रा पिछले वर्ष किस स्थल पर मनाया गया था, लिंगो जात्रा का संक्षिप्त परिचय लिखें। ठीक है, फिर आगे बढ़िए, पोला से आप क्या समझते हैं, लोक पर्व भोजली पर टिप्पणी लिखिए और दईहान क्या है। 2016 में आपसे 3 सवाल पूछा गया। आगे देखते हैं 2017 में आपसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, 5 सवाल पूछे गए। पहला पूछा गया छत्तीसगढ़ त्योहार पोला पर निबंध लिखिए, बाली पर्व या जगार पर लेख लिखिए, बस्तर के दशहरा पर निबंध लिखिए, जनजातीय पर्व चैत्रई पर संक्षिप्त लिखिए और नवरात्रि कब मनाते हैं किससे संबंधित है। 17 में इसका वेटेज अचानक से बढ़ जाता है और हर प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। हम देखते हैं आगे 18 में, तो 18 में फिर से 2 सवाल पूछे गए, सरहुल पर संक्षिप्त लिखिए और हरतालिका उत्सव क्या होता है। तो आप यहां तक समझ गए होंगे कि बस्तर का दशहरा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर जनजातीय पर्व जो काफी प्रचलित हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हरतालिका और तीजा, यहां से कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते रहे। आगे देखते हैं समारोह के बारे में। तो समारोह में सिर्फ अभी तक एक ही सवाल पूछा गया है 2015 में, इससे पहले सवाल नहीं पूछे गए हैं ना, इसके बाद नहीं आए हैं, इसलिए इस टॉपिक से सवाल पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मेले देखते हैं। छत्तीसगढ़ में मेलों का संक्षिप्त परिचय देते हुए राजिम मेले पर विस्तृत टिप दें। दूसरा सवाल देखिए 2013 में, बस्तर के मड़ई मेला का वर्णन कीजिए। तो ये 2 सवाल आपसे 2013 में पूछा गया। 2015 में से एक सवाल पूछा गया, गौरा उत्सव का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 2017 में इससे 2 सवाल पूछे गए, छत्तीसगढ़ के 4 उत्सवों के नाम लिखिए और गौरा उत्सव का वर्णन करें। तो ये आप देख रहे हैं गौरा उत्सव 2 बार इसको रिपीट किया गया, उत्सवों के नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो यहां से भी आपके क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो जो भी मेले हैं, जो काफी प्रचलित मेले हैं, काफी प्रचलित उत्सव हैं, इनके बारे में भी आप शॉर्ट नोट तैयार करके स्टडी करें। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ संभावित प्रश्न।
तो छत्तीसगढ़ में पशु औषधि से संबंधित पर्व का उल्लेख कीजिए। धनकुल पर्व पर प्रकाश डालिए। जनजातीय जीवन में पर्व का महत्व बताइए। फिर देखिए, हरेली उत्सव के बारे में पूछा जा सकता है। भोरम देव महोत्सव और बीज बोहनी या बीज बोहरानी पर्व के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार के संभावित प्रश्न हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है पुरातात्विक स्मारक, उत्खनन स्थल, पर्यटन उद्यान, अभ्यारण्य, जलप्रपात और गुफा। इसे हम लोग 3 भाग में बांट करके देखेंगे कि कौन कौन से सवाल कौन कौन से वर्ष में पूछे गए। पहला भाग होगा आपका अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा जो ऐतिहासिक स्थल हैं इनसे रिलेटेड, और तीसरा होगा पर्यटन स्थल से। तो 3 पार्ट में इसको डिवाइड करके हम देखेंगे। पहला है राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों के बारे में। तो यहां से देखिए 2012 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, उदंती अभ्यारण्य के बारे में बताइए। 2013 में इससे फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है, अचानक मार अभ्यारण्य पर टिप लिखिए। 2014 में फिर एक सवाल आया है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। 2015, 2017 और 2018, 2016 को छोड़ करके, मतलब लगातार हर वर्ष यहां से एक सवाल पूछा जाता रहा है। तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए 2015 में आपसे पूछा गया किन्हीं 2 प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों का नाम बताना था। फिर 2017 में 2 राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती और कांगेर घाटी की विवेचना करने कहा गया। 2017 में 2 गुफाओं कुटुमसर और कैलाश गुफा का वर्णन करने के लिए कहा गया। फिर 2018 में आपसे बोला गया किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों के नाम लिखिए, जो कि रिपीटेड था। ठीक है। फिर देखिए 2018 में कुटुमसर गुफा के बारे में पूछा गया। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि राष्ट्रीय उद्यान और गुफाओं से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला पुरातात्विक स्थल। पुरातात्विक स्थल से आप देखेंगे तो यहां से भी लगातार वर्षों में आपसे सवाल पूछे जाते रहे हैं। कभी कभी हुआ है जब इसको ब्रेक किया गया। जैसे 2012 में एक क्वेश्चन पूछा गया, ताला की रुद्र शिव प्रतिमा का परिचय दीजिए। 2013 में सवाल पूछा गया, रतनपुर किस लिए प्रसिद्ध है। 2014 में 2 सवाल पूछे गए, छत्तीसगढ़ का रामगढ़ क्यों प्रसिद्ध है और मल्हार का क्या महत्व है। 2014 में आपसे 3 सवाल पूछा गया। एक सवाल था रामगढ़ क्यों प्रसिद्ध है, दूसरा मल्हार का क्या महत्व है, और तीसरा रायगढ़ क्षेत्र के चित्रित शैलाश्रयों के बारे में चर्चा कीजिए। ठीक है। 2015 में इससे एक सवाल पूछा गया, छत्तीसगढ़ का शिवरी नारायण क्यों प्रसिद्ध है। फिर हम क्या देखते हैं, 16 में 2 सवाल आपसे पूछ लिया गया। एक सवाल था भोरम देव किस लिए प्रसिद्ध है, और दूसरा छत्तीसगढ़ में सबसे प्राचीन ऐतिहासिक नाट्यशाला का नाम लिखिए। फिर 2018 में देखते हैं कि सिरपुर का क्या महत्व है, आपसे पूछा जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम एनालिसिस करें पुरातात्विक स्थल से, तो हम क्या देखते हैं कि आपसे पूछा गया, देखिए ताला के बारे में, रतनपुर के बारे में, रामगढ़ के बारे में, मल्हार के बारे में, रायगढ़ क्षेत्र के बारे में, शिवरी नारायण, भोरम देव, फिर आपके रामगढ़ की पहाड़ी, फिर सिरपुर के बारे में। तो ऐसे जो अन्य पुरातात्विक स्थल हैं, इनसे भी सवाल पूछे जाने की संभावना बनती है। ठीक है। तो अन्य जो पुरातात्विक स्थल हैं, इनके बारे में भी हमें शॉर्ट में नोट्स बना करके प्रिपेयर करने की आवश्यकता है। जैसे आप देखें तो राजिम के बारे में पूछा जा सकता है, चंद्रपुर के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है। तो ऐसे कुछ सवाल आपसे पूछे जाने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं। पर्यटन स्थल। देखिए पर्यटन स्थल से क्या सवाल पूछा गया है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे सबसे ज्यादा सवाल आए हैं। सबसे पहले मैंने संवैधानिक वाला बताया था, प्रावधान वाला। उसके बाद पर्यटन स्थल से बहुत सारा सवाल पूछा गया है, हर साल पूछा गया है। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या क्या है। 2012 में 3 सवाल पूछा गया। एक है छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहते हैं, छत्तीसगढ़ का नियाग्रा किसे कहा जाता है, और चंपारण्य का महत्व क्या है। 3 सवाल हुआ। क्या क्या पूछा गया, छत्तीसगढ़ का प्रयाग, नियाग्रा और चंपारण्य के बारे में। तो दोनों देखिए यहां से, ये दोनों एक अलग जगह से है और इसका अलग महत्व है। फिर देखिए 2013 में आएंगे तो 2013 में आपसे 2 सवाल पूछा गया, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ पर एक लेख लिखें और दामाखेड़ा क्यों प्रसिद्ध है। तो फिर से एक नाम। आगे बढ़ते हैं। डोंगरगढ़ का धार्मिक एवं सामाजिक महत्व लिखिए और पुरथौतिन मुक्तांगन पर संक्षिप्त चर्चा करिए। फिर से आप देख सकते हैं 2014 में 2 सवाल पूछा गया, दोनों अलग अलग जगह से, अलग अलग प्रकार का है। 2015 में आपसे 3 सवाल पूछा जाता है, छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है, वह क्यों प्रसिद्ध है, फिर जैतखाम क्या है और तुरतुरिया किस कारण से प्रसिद्ध है। तो एक स्थल को पर्टिकुलर हर बार पूछा जा रहा है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2016 में देखिए ध्यान से 3 क्वेश्चन।
पहला 5 पर्यटन स्थलों के पर निबंध लिखना है। दूसरा, मैनपाट क्यों प्रसिद्ध है। तीसरा, संकनी और डंकनी नदी के धार्मिक महत्व पर टिप्पणी कीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। 2017 में 2 सवाल देखने को मिलेगा आपको। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व बताइए, और गिरौदपुरी किस लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ेंगे। आपने देखा कि 2012 से लेकर के 2017 तक लगातार यहां से सवाल पूछे गए, 2018 को ब्रेक किया गया। ठीक है, मतलब आगे आने वाले परीक्षाओं में इससे सवाल पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ संभावित प्रश्न। संभावित प्रश्न के अंतर्गत देखिए, ताला गांव का महत्व बताइए, सीता नदी अभयारण्य का वर्णन करिए, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताइए। देखिए, आप यहाँ पर अन्य भी अभयारण्य ले सकते हैं, अन्य भी राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये हमारे एनालिसिस के हिसाब से लगा कि ये सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए हमने यहाँ पर दिया है। आगे देखिए, सीता बेंगरा और जसपुर के कैलाश गुफा के बारे में बताइए। फिर लिखा गया है डोंगरगढ़ का ऐतिहासिक व धार्मिक महत्व बताइए। और अगला है कुदुरमाल क्यों प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है जनजातीय समस्याओं और उनसे अन्य चीजों से जुड़ी हुई टॉपिक पर। तो यहां से आप देखें तो बहुत ज्यादा सवाल नहीं है, लेकिन जो सवाल हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपसे बड़े सवाल पूछे जाते हैं या जिनके उत्तर बहुत ज्यादा लंबे होते हैं। छोटे सवाल यहाँ से आपको नहीं पूछे जाते। और 2-3 प्रकार के सवाल हैं जो लगातार आपसे पूछे जा रहे हैं। देखिए, 2013 में यहाँ पर एक सवाल पूछा गया है, छत्तीसगढ़ की जनजातियों में ऋणग्रस्तता एवं भूमि हस्तांतरण की समस्याओं का वर्णन कीजिए। 2014 में फिर से एक सवाल पूछा गया आपसे, अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक हितों के लिए भारतीय संविधान में संरक्षण एवं संवर्धन हेतु दिए गए उपबंधों का परीक्षण कीजिए। आगे 2015 में फिर से एक सवाल पूछा जाता है कि जनजातियों में शिक्षा के निम्नतम स्तर के लिए प्रमुख उत्तरदायी कारकों पर चर्चा कीजिए। 2016 में 2 सवाल पूछे गए, छत्तीसगढ़ की जनजातियों में प्रवसन की समस्याओं का वर्णन कीजिए और छत्तीसगढ़ की जनजातियों में औद्योगिकीकरण की समस्याओं की विवेचना कीजिए। ये पूछा गया। 2017 में एक सवाल पूछा जाता है, जनजातीय समाज की प्रमुख समस्याओं पर चर्चा कीजिए। और 2018 में एक और सवाल पूछा गया कि छत्तीसगढ़ की आदिवासी आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखें। तो इस प्रकार से हर साल एक सवाल पूछा जा रहा है और समस्याओं से रिलेटेड जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनकी संख्या है। तो आप देखेंगे इसके संभावित प्रश्नों के बारे में। आप देख रहे हैं कि लगातार हर वर्ष यहां से कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं। अब हम देखते हैं इससे संभावित प्रश्नों के बारे में। देखते हैं संभावित प्रश्न क्या हो सकते हैं जनजातीय समस्या से। तो पहला संभावित प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों में आधुनिक तकनीक का प्रवेश और उनसे उत्पन्न समस्याओं पर लेख लिखिए। दूसरा सवाल, जनजातियों के जीवन में अत्याधुनिक या आधुनिक शिक्षा का प्रवेश के लाभ तथा नकारात्मक प्रभाव बताइए। आधुनिक शिक्षा के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव आपसे पूछे जाएंगे। अगला देखिए, जनजातीय क्षेत्रों का औद्योगिकीकरण के सकारात्मक व नकारात्मक पक्ष बताइए। जनजातीय क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण हो रहा है, इसके सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष आपसे पूछे जा सकते हैं। साथ ही एक लास्ट सवाल देखिए, जनजातियों में पर संस्कृति ग्रहण की समस्या पर प्रकाश डालिए। इनके और भी समस्याएं हैं जिनमें से कुछ सवाल पूछे जा चुके हैं और ये अभी तक नहीं पूछा गया है, जिसके पूछे जाने की संभावना बनती है। ठीक है, इस प्रकार से हमने अब तक देखा 2012 से लेकर 2018 तक आपसे कितने सवाल पूछे गए। इसे हमने अलग अलग टॉपिक वाइज बांट करके देखा। इसके और भी टॉपिक हो सकते हैं, अगर आप चाहें तो इन्हें और भी टॉपिक में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन सहूलियत के हिसाब से हमने बहुत ज्यादा टॉपिक में नहीं बांटा है और ना ही बहुत कम टॉपिक में बांटा। एक संतुलन बनाते हुए हमने सभी प्रश्नों को टॉपिक वाइज अलग अलग किया हुआ है, ताकि एक आसानी से आपको ये समझ में आए कि कौन से टॉपिक का वेटेज कितना है, ठीक है, और किन टॉपिक पे हमें बहुत ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।